एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारी ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है और ऑर्गेनिक की सीरीज में हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा चैप्टर कौन सा है मैम? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप हमें कवर करवा रहे हो, ठीक है जी। क्या क्या हम कवर कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मैम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप हमें इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जिसमें आपने कंप्लीटली बता चुके हो कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, है ना जी। जैसे हमने शुरुआत करी थी इफेक्ट्स पढ़ने से कि ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें कवर करने होंगे। अब देखिएगा कौन कौन से इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, क्या क्या हमें कवर करना था। सबसे पहले तो मैम आपने हमें बताया था कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ाने वाले हो, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। और इंडक्टिव के बारे में अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो ये दो टाइप का इफेक्ट होता था। कैसा? एक तो होता था ये प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरा होता था हमारे पास में ये माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई कब होता था? अगर तो पेरेंट चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तब वो हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। एंड माइनस आई कब होगा? अगर पेरेंट चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता था तो कैसा हो जाता था? तब ये मैम माइनस आई इफेक्ट हो जाता था। तो बेसिकली ये इंडक्टिव इफेक्ट था। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होती थी? इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर लिख लो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है मैम? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हमारे पास होती है, थ्रू आउट द चेन चलता जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज इंडक्टिव का ये भी रहेगा कि इंडक्टिव में क्या होगा मैम? इंडक्टिव का इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाला है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर मैम आप पेरेंट चेन के लगभग 5वें कार्बन के बारे में बात करोगे जाके, तो इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा हमारे पास। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब तक इफेक्टिव रहता है? इंडक्टिव इफेक्ट ना लगभग 3 से 4 कार्बन तक काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में मैम आपने रेजोनेंस के बारे में बताया था। रेजोनेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? रेजोनेंस जब आया था तो रेजोनेंस में आपने हमें बताया था रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पर हमने कवर की थी अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या बोला था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही हम लुईस स्ट्रक्चर्स भी बोलते थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अलावा क्या पढ़ा था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अलावा मैम आपने हमें पढ़ाया था रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कवर किया था मैम? हमने रेजोनेंस हाइब्रिड कवर किया था। बहुत बढ़िया। रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद क्या कवर किया था मैम? रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था। और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में क्या पढ़ा था मैम? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद में आपने हमें बताया था कि किसका कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेना है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। यानी हमने देखा था हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट हमने और पढ़े थे, दैट इज हमने डीलोकेलाइजेशन पढ़ा था कि डीलोकेलाइजेशन कब कब होगा। हमने कॉन्जुगेशन के बारे में भी काफी चीजें देखी थी कि कितने टाइप के हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होते हैं। ये सारे सब टॉपिक्स हमने एक रेजोनेंस के अंडर पढ़े थे, राइट। तो रेजोनेंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंपेयर करूं तो इंडक्टिव के कंपैरिजन में रेजोनेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। तो पहला तो इंडक्टिव हो गया, इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस के बाद क्या कवर किया था मैम? रेजोनेंस के बाद आपने हमें मीजोमेरिक कवर करवाया था। रेजोनेंस के बाद आपने मीजोमेरिक कवर करवाया था और आपने ये भी बताया था कि मीजोमेरिक दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्लस एम इफेक्ट, एक होता है हमारे पास में प्लस एम, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारे पास माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम कब होगा? सीधी सी बात है, अगर पेरेंट चेन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो प्लस एम होगा। माइनस एम कब? पेरेंट चेन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये कैसा हो जाएगा? तब ये मैम माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होती है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पर शेयरिंग किसकी वजह से होती है मैम? रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू रेजोनेंस,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है मैम, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर होती है हमारे पास में। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो मीजोमेरिक है वो रेजोनेंस का ये स्पेशल केस हो जाता है। डन। तो मीजोमेरिक तभी समझ आएगा जब आपने रेजोनेंस बहुत अच्छे से किया होगा। इसके अलावा हमने क्या देखा था मैम, इसके अलावा हमने देखा था कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्लस एम ग्रुप्स होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से माइनस एम ग्रुप्स होते हैं। इनके लिए हमने कंडीशन भी देखी थी कि प्लस एम की क्या कंडीशन होगी, माइनस एम की क्या कंडीशन होगी। एक बार रिकैप करवा देती हूँ। अगर हमें प्लस एम की कंडीशन जाननी है, प्लस एम एज एन जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है, तो जो डोनेट करने का काम करता है उसके पास खुद भी तो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। तो प्लस एम की कंडीशन होती है कि इनके पास एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा इनके पास क्या होना चाहिए मैम, दूसरा इनके पास में कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। अगर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर तो कंप्लीट ऑक्टेट है तो क्या हो जाएगा, तो मैम वो प्लस एम हो जाएगा। डन। माइनस एम में हमने क्या देखा था, माइनस एम की जो कंडीशन होती थी वो ये थी मैम कि माइनस एम यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा। तो विदड्रॉ करने के लिए क्या हो जाएगा मैम, विदड्रॉ करने के लिए तो इसको ये चाहिए होगा, विदड्रॉ करने के लिए इसके पास वेकेंट पाई स्टार, वेकेंट डी या फिर वेकेंट पी ऑर्बिटल हमें चाहिए। जब तक हमें वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करके अपने घर पे बुला रहे हैं तो हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। तो माइनस एम की कंडीशन होती है कि वेकेंट पाई स्टार, वेकेंट डी या फिर वेकेंट पी होनी चाहिए। अच्छा, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है जब वेकेंट पाई स्टार होता है, उसके बाद जब वेकेंट डी होता है और उसके बाद में जब वेकेंट पी होता है। तो ये हमारे पास होती है कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी, इसी चीज की वजह से स्टेबिलिटी आती है। फिर हमने क्या देखा था, फिर आपने बताया था मैम कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्लस एम को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो माइनस एम को अफेक्ट करते हैं। जहां हमने ऑर्बिटल साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डाउन द ग्रुप का ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड, इन सारे ट्रेंड्स की हमने बहुत ही अच्छे से बात कर ली थी। हमारा बस एक ट्रेंड बचा था माइनस एम में, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि भाई अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है तब क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, तब इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। बस एक एग्जाम्पल मैं करवा दूंगी उसका, ये भी खत्म हो जाएगा, देन हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये तो तुम्हारे हो गया रिकैप। रिकैप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ऐसा समझो कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ये सारे आपकी स्लाइड पे आ गए, ये सारे के सारे स्लाइड पे हैं। अगर तुम्हारा कोई भी टॉपिक इन सभी में से मिस हो रहा हो तो बेटा जाकर के पहले वो वाली वीडियोस देखो, नहीं तो अगर आप आगे की वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हो और आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पीछे वाली वीडियोस देखो, बाद में इन वीडियोस को कंप्लीट करना। चलिए, अब हमने वही क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा है हम वो करते हैं। हम देखते हैं कि क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, अब क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो जहां मैं बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दैट व्हाट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ, दो एग्जाम्पल से हम चीजें समझते हैं। एनिलीन का मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपके पास होने वाले हैं। जैसे कि एनिलीन का रहने देते हैं, एल्डिहाइड का लेते हैं। एक तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बना दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजल्डिहाइड। दूसरा मैं बेंजोइक एसिड बना देती हूँ। चलो जी बताइए किस तरीके से होने वाला है। ओके, डीलोकेलाइजेशन भी दिखा देती हूँ मैं, डीलोकेलाइजेशन भी दिखा देते हैं। चलो अब आपको बताना है कि किस तरीके से चीजें वर्कआउट करेंगी, क्या होगा यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन, कैसी चीजें होने वाली है, बताइएगा बताइएगा जरा कैसी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर देती हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको। देखो हाँ, एक बेंजीन, हमें बेसिकली बेंजोइक एसिड बनाना है और उसको बनाने के बाद हमें क्रॉस कॉन्जुगेशन समझना है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, C डबल बॉन्ड OH। डन। अब देखिएगा हमारे पास OH के पास में क्या है मैम, ऑक्सीजन के पास में एक हमारे पास में लोन पेयर है। डन।
इसके पास क्या है मैम, इसके पास में लोन पेयर है। अब लोन पेयर कब डीलोकेलाइज होगा, लोन पेयर को डीलोकेलाइजेशन के लिए चाहिए मैम कि एक हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी अगर ये डीलोकेलाइजेशन करेगा तो इसके पास ऑल्टरनेटिव एक डबल बॉन्ड हमें चाहिए। यानी अगर ये देखिए मैम ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये देखिए यहाँ पर तो ये इस तरीके से डीलोकेलाइज हो सकता है क्योंकि इसके ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, इजीली डीलोकेलाइज होगा। लेकिन एक और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ एक और ऑप्शन है, कैसा ऑप्शन मैम, देखिए ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी तो एक अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है ना। ये देखिए अगर ये यहाँ पर सॉरी अगर ये वाला लोन पेयर यहाँ पर है, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर जाए तो यहाँ पर भी तो पॉसिबल है ना। यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो मैम आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें मिल रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब इस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा मैम, यहाँ पर मिल रहा था हमें क्रॉस कॉन्जुगेशन जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होंगे रिंग से। यानी रिंग से क्या होगा मैम, रिंग से बहुत कम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो वो यहाँ से भी विदड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर लिख लो लेस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉस फ्रॉम द रिंग। रिंग से क्या होगा मैम, रिंग से तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विदड्रॉ होंगे क्योंकि मैम यहाँ पर पाया जा रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर हम इस वाले में देखेंगे तो देखो मैम यहाँ पर कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं पाया जा रहा है। कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से विदड्रॉ हो रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिंग से विदड्रॉ हो रहे हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन्स आर विदड्रॉइंग फ्रॉम द रिंग। यहाँ पर रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं मैम, यहाँ रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं, जबकि यहाँ उतने ज्यादा विदड्रॉ नहीं हो पाए थे। क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पर पाया जा रहा था क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जब जब क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा मीसोमेरिक की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ये चीज नोट डाउन कर लेना। जब जब क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा मीसोमेरिक की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। यानी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा मैम, बेंजल्डिहाइड विल बी मोर स्टेबल देन बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा मैम, बेंजल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होगा बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। समझ में आ गया। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या आएगा मैम, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी जो होगी हमारी वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी, इट विल गेटिंग डिक्रीज, है ना जी। तो ये हमारे पास हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देती हूँ, आप उनको बताइए जरा, -m का क्या ऑर्डर होने वाला है। लेट मी फाइंड आउट क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरीके के कि सबसे पहले तो मैं बेंजल्डिहाइड ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, ये ले लिया है मैंने बेंजोइक एसिड, और थर्ड वाला क्या ले लूं मैं एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया, कोई डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये वाला हमने ग्रुप ले लिया। चलिए बताइए यहाँ पर -m का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ -m, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ -m। ये जो -m होगा इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, हमारे पास जो -m होगा इसका क्या ऑर्डर रहने वाला है ये बता दीजिए। -m का ट्रेंड मैम बता दीजिए क्या रहने वाला है। तो सुनो भाई बताते हैं -m का ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पर तो मैम NH2 है, NH2 के पास में है लोन पेयर। अब जब जब लोन पेयर होगा तो वो क्या करेगा मैम, यहाँ तो वो डोनेशन करेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मैम आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है मैम, यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है। अब इसका पेट अगर इसका लोन पेयर ही भर दे रहा है तो वो बेंजीन रिंग से तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा ना, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का विथड्रॉवल हो रहा है। मैम यहाँ पर भी तो क्रॉस कॉन्जुगेशन आपने बताया था, पीछे वाले केस सेम यही तो केस था ना पीछे वाला। रुको मैं वापस से दिखा देती हूँ, देखो बेंजोइक एसिड है ना, यहाँ पर भी तो हमने बेंजोइक एसिड लिया था, सेम केस था। क्या हो जा रहा था मैम, यहाँ तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जा रहा था, लेकिन ये एक इकलौता हमारे पास कंपाउंड है जहां पर कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। अब क्योंकि यहाँ कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या होगा मैम, रिंग से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉवल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। सिंस कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, सारे का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से जा रही होगी, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का विथड्रॉवल हो रहा होगा। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स सिंपली वी कैन से कि सबसे ज्यादा मैम अगर आप -m देख रहे हो, अगर आप सबसे ज्यादा -m की बात करोगे तब वो A का होने वाला है।
सबसे ज्यादा माइनस एम किसका होगा मैम, ए का माइनस एम सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद बताइए कौन ज्यादा बेटर डोनेट करेगा, ये OH या फिर NH2। याद रखना जो अमीन्स होती हैं बेटा दैट इज NH2 ग्रुप, वो बहुत ही बढ़िया डोनेटिंग टेंडेंसी की होती हैं। याद रखना हमेशा कि ये वाला जो आपका ग्रुप है ये बहुत ही बेटर डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर लिख भी देती हूं मैं, दिस इज अ बेटर डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज अ बेटर डोनेटिंग ग्रुप। बेटर डोनेटिंग ग्रुप मतलब मैम ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने का काम करता है। अब ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट करेगा, अब जितना ज्यादा यहाँ से मिल जाएगा रिंग से वो उतना ही कम विड्रॉ करेगा, यानी इसका माइनस एम सबसे कम होने वाला है। तो बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा बी, और सी का माइनस एम सबसे कम होने वाला है। ये रहेगा फाइनली आपका ऑर्डर ऑफ माइनस एम। समझ में आ गया, ये क्या रहने वाला है मैम, ये रहने वाला है हमारे पास फाइनली द ऑर्डर ऑफ माइनस एम। राइट, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहां से सवाल बहुत 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 ही ज्यादा पूछते हैं मीजोमेरिक में। सुनिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, अप्लाइंग मीजोमेरिक, या फिर लिख लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑन रिंग सिस्टम्स। रिंग सिस्टम्स पे मीजोमेरिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, या मीजोमेरिक इफेक्ट किस तरीके से देखा जाएगा। जितने भी रिंग सिस्टम्स होते हैं वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट को हम किस तरीके से ऑपरेट करने वाले हैं ये बता दीजिए। चलो बताते हैं। सबसे पहले हम एक रिंग ले लेते हैं, और इस रिंग में ऐसे नहीं, हम लोग डीलोकेलाइजेशन देखने वाले हैं ना, तो प्रॉपरली इसको इस तरीके से बनाते हैं, और ये डन। हमने बेसिकली क्या ले लिया यहाँ पर मैम, आपने यहाँ पर फिनॉल ले लिया है। अब ये OH के पास में क्या है मैम, OH के पास में तो लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्या करेगा मैम, डीलोकेलाइजेशन करेगा। देखो बेटा किस तरीके से डीलोकेलाइजेशन करेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये लोन पेयर मैम यहाँ पर आएगा, अब ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से डीलोकेलाइज कर लेगा। सारा कुछ वही मैं बता रही हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पे आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डीलोकेलाइज कर गया। ये सब मैं वही चीजें बता रही हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीलोकेलाइजेशन में। इसीलिए मैं बोलती थी पहले रेजोनेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मीजोमेरिक में सिर्फ रेजोनेंस ही रेजोनेंस भरा हुआ है। अब समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखो अब हम क्या करेंगे मैम, जैसे ही आपने इसका डीलोकेलाइजेशन करा, हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करके यहाँ एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, अब एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आ जाएगा मैम प्लस। ये वाला बॉन्ड यहाँ से मूव ऑन कर चुका है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये और ये कुछ इस तरीके का हमें बेसिकली अगला स्ट्रक्चर मिल गया। क्या ये बातें क्लियर है, ये समझ आया कैसे मिला। ये लोन पेयर जब इधर आ गया था तो बॉन्ड सिंगल से डबल हो गया, और ये वाला बॉन्ड जो था वो इधर डीलोकेलाइज हो गया, इधर माइनस चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है। देखो भाई यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, चार्ज सेम रहेंगे, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी बोल सकते हैं कि मैम ये और ये दोनों के दोनों हमारी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर भी हैं। ठीक है, अब हमें वापस से वो नहीं मिला, अब हम देखते हैं और कौन कौन से कैसे डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। अब क्या ऐसे पॉसिबल है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकेलाइज कर दे और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ डीलोकेलाइज कर दे, पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है मैम। देखो अब आगे क्या होगा हमारे पास में, देखिएगा अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया है, दैट मींस ये डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, ये एज इट इज यहाँ पर है, और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से हमारे पास हमें अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बता दीजिए क्या करते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है, वापस से ये इधर डीलोकेलाइज कर जाएगा। देख लो ये नेगेटिव चार्ज वापस से इधर डीलोकेलाइज करा, और ये बॉन्ड वापस से इधर डीलोकेलाइज कर गया। इस डीलोकेलाइजेशन के बाद देखो जरा अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिली। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड हमने एज इट इज लगा दिया। देखो जो एज इट इज रखा है उसको वैसे ही रख दो, चेंजेस जहां भी हो रहे हैं उनको सबसे लास्ट में ड्रॉ कर लो। तो देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो था वो यहाँ पर विदड्रॉ होते हुए आ रहा है, तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं, और ये यहाँ पर डीलोकेलाइज हो जाएगा, एंड यहाँ है डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ गई। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आगे मैम ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकेलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से ये डबल वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वापस से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो अभी क्या होता है, अभी देखो क्या होगा, ध्यान से देखना।
अब ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज रहा। अब डबल बॉन्ड से एक कम किया जा रहा है, तो डबल की जगह वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैम, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसमें एक एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड कर दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, हमें ये फिनॉल एज इट इज मिल गया। तो ये सारे के सारे हमने क्या बनाए, ये जितने भी हमने बनाए हैं, दीज ऑल आर द वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज ऑल आर द वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज ऑल आर द वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम मीजोमेरिक में आप सडनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाने लगे, आप तो मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर रहे थे ना। वही कर रही हूं मैं, देखो कैसे। जब बेटा हमने ये OH यहाँ पर यानी कि मीजोमेरिक ग्रुप हमने यहाँ पर जब ऑपरेट करवाया, तो देखो ध्यान दो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा एक बार मैं तुम्हें पोजीशन भी समझा देती हूँ, एक बार जिस भी बच्चे को नहीं पता है बेटा एक बार समझ लो, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारे काम में आने वाली चीजें हैं। देखो ये हमारे पास कौन सी रिंग है, अभी तो ये साइक्लोहेक्सेन थी, लेकिन अब ये हो गई है मैम बेंजीन रिंग हमारे पास। डन, बेकार सी बेंजीन रिंग बनी है भाई, आपकी संगत का असर मेरे पे बुरा हो रहा है। देखो भाई अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। यस दिस इज लुकिंग फाइन। ओके तो ये हमारे पास क्या बन गई है मैम, ये हमारे पास में एक बेंजीन रिंग बन गई है। अच्छा जी, अब बेंजीन रिंग में पोजीशंस की बात करते हैं कि कौन सी पोजीशन क्या एक्सप्लेन करती है। ये कौन सी पोजीशन होती है, इस पोजीशन का नाम बताइए मैम। ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के सामने वाली भी ऑर्थो ही होगी। अगर ये पोजीशन ऑर्थो है तो इसके जस्ट सामने कौन है, इसके जस्ट सामने मैम ये वाली पोजीशन है, इसका नाम था ऑर्थो, तो इसका भी नाम होगा ऑर्थ। डन, इसका क्या नाम होगा, इसका भी नाम होगा ऑर्थो। सामने सामने वाले सेम होते हैं, दिस इज मिस्टर ऑर्थो, दिस इज ऑल्सो मिस्टर ऑर्थो, दोनों ऑर्थो ऑर्थो हमारे पास सामने आ गए। ठीक है जी, अब कौन सी पोजीशन बताएंगे बताओ मैम। अब आप हमें ये वाली पोजीशन बता दीजिए। ऑर्थो के जस्ट नीचे ये वाली जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको मैम, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा पोजीशन। मेटा के सामने वाला भी क्या होगा मैम, मेटा के सामने वाला भी मेटा ही होने वाला है। तो मेटा के जस्ट सामने वाली पोजीशन क्या होगी, मेटा के जस्ट सामने वाली पोजीशन भी मैम मेटा ही होने वाली है। समझ गए, ऑर्थो के जस्ट सामने वाली ऑर्थो, मेटा के जस्ट सामने वाली मेटा। लास्ट पोजीशन बच गई है, लास्ट पोजीशन बची है हमारे पास ये वाली। बताओ भाई ये वाली पोजीशन कौन सी होने वाली है, इस पोजीशन को बोला जाता है मैम पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको मैम, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। पैरा के जस्ट सामने ये वाला है तो ये भी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये भी हमारे पास हो जाएगी पैरा पोजीशन। गॉट इट। तो ये देखिए आपके पास होती है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या होगा मैम, ऑर्थो के जस्ट सामने ऑर्थो, मेटा के जस्ट सामने मेटा, एंड मैम पैरा के जस्ट सामने होती है पैरा पोजीशन। तो याद रखिएगा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा। भूलना मत, मैं बोलूं ऑर्थो तो तुम्हारे माइंड में स्टक हो जाना चाहिए ऑर्थो, मैं बोलूं मेटा माइंड में स्टक हो जाना चाहिए मेटा, मैंने बोला पैरा तो माइंड में स्टक हो जाना चाहिए पैरा। ये चीजें आपके मन में आ जानी चाहिए। तो देखो भैया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इन सब में देखो। यहाँ तो मैम कोई चार्ज ही नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़े तो मैम ये नेगेटिव चार्ज एक बार आया ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद मैम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर से आ गया पैरा पोजीशन पे, ठीक है। फिर मैम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फिर ऑर्थो पोजीशन पे आया। गौर से देखना, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया, नेगेटिव चार्ज पैरा पे आया और नेगेटिव चार्ज फिर ऑर्थो पे आया। इन पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं भी नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं आया। दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, कहीं भी नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं आया। इसका सीधा मतलब ये है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट कभी भी अगर हम इन रिंग्स में ऑपरेट कराएंगे तो मीजोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है और पैरा डायरेक्टिंग होता है। केवल ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट होता है, कभी भी मेटा पे डायरेक्ट नहीं होता। और ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया बेटा, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, ये कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आता है और ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया, तो लिखना प्लस एम ग्रुप इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमारे पास कैसा था, प्लस एम ग्रुप था। तो अब यहां पर मेंशन करना है हमें, मेंशन करना है हमें प्लस एम ग्रुप इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ऑफ पाई बॉन्डेड सिस्टम। क्या हो रहा है यहाँ पे मैम, जो प्लस एम ग्रुप है वो इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्डेड सिस्टम थ्रू व्हाट मैम, थ्रू रेजोनेंस। और उसमें भी कहां कहां पर ये ऑपरेट हो रहा है मैम, ये ऑपरेट हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां पे ऑपरेट हो रहा है ये मैम, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है ना, वहां ऑपरेट हो रहा है। क्या ये कभी मेटा पे ऑपरेट हो सकता है? क्या कभी भी ये मेटा पे ऑपरेट हो सकता है? लिख लेना, इट कैन नेवर ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। कभी भी ये मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होगा, है ना, कभी भी ये मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होगा। कहां कहां ऑपरेट होगा मैम, केवल ऑर्थो पे ऑपरेट होगा और पैरा पे ऑपरेट होगा, कभी भी मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होने वाला है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, क्या लिख सकते हैं हम मैम, आप लिख सकते हो कि ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है ये मैम, ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट आपने बताया ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऑपरेट होता है, कभी भी मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता। हमेशा सवाल अगर पूछा जाए कि ये कहां पे ऑपरेट होगा, आप बोल देंगे कि मैम ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऑपरेट होता है, बाकी कहीं भी ऑपरेट नहीं होता। डन। अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, जरा सा यहीं पे कहीं कर दूं, आगे कर देती हूँ। अब एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन सभी की बेसिकली एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं। एक काम करते हैं, एप्लीकेशंस लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले सारे इफेक्ट्स हम कर लेते हैं, है ना, जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले सारे के सारे इफेक्ट्स कवर कर लेते हैं। तो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट खत्म हो गया, इनके जितने भी एप्लीकेशन बचे हैं वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एकदम आराम से। अब हमारे पास जो अगला इफेक्ट आता है वो कौन सा है? अब जो अगला इफेक्ट हमारे पास आता है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा इफेक्ट है मैम? अगला इफेक्ट आपके पास आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इस हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए ये वाला इफेक्ट इतना ज्यादा टफ और कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप भी थोड़ा सा ट्राई करना अटेंटिवली, अब आगे से इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं हूं ना, तो मैं तो आपको स्टोरी सुनाते सुनाते करवा दूंगी। तो अब हमारे पास जो नया इफेक्ट आने वाला है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम होता है बेकर नाथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या होता है मैम? इसका नाम होता है बेकर नाथन इफेक्ट। इसमें क्या होगा मैम? यहाँ सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन होता है। तो ये दोनों तो हमारे पास एकदम बेसिक पॉइंट थे। सवाल कई बार ये बनता है कि बता दो भाई बेकर नाथन इफेक्ट क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से पढ़ते हैं इसको। तो याद रखना, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वही हमारा बेकर नाथन इफेक्ट होता है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। देखो डीलोकेलाइजेशन ने यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा। हमने जो 3 दिन पहले डीलोकेलाइजेशन पढ़ा था वो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर जगह डीलोकेलाइजेशन आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी जो भी चीज पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ताकि कोई भी चीज हमारे दिमाग में बस जाए, हमें चीजें समझ में आने लगे, है ना, ताकि आगे को अगर वही सेम टॉपिक दोबारा से रिपीट किया जाए, वही सेम चीज दोबारा पूछी जाए तो हम तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दे। तो चलो हमारे पास क्या है मैम? सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन, यानी सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह पर डीलोकेलाइज करेगा। यानी यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होने वाला है? यहाँ पर भी मैम सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है। जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वहां पर भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व था, है ना, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, बाकी दोनों में पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है। अब इसके मैं तुम्हें 3 सिस्टम्स बताने वाली हूँ, उन 3 सिस्टम्स को आपको कवर करना है। जैसे कि हमारे पास में ये देखो, हमारे पास ये है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से जस्ट डायरेक्टली अटैच मैंने एक ग्रुप लगा दिया है CH। वापस से दिखाती हूँ, कार्बोकेटाइन से जस्ट डायरेक्टली जुड़ा हुआ मैंने ग्रुप लगा दिया है CH। डन। अच्छा अब आपको ये भी दिक्कत होगी जानने में जरा कि कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन क्या होता है ना, इस चीज में भी आपको दिक्कत होगी। तो चलिए भाई इस दिक्कत को भी दूर करते हैं।
या फिर आई थिंक मैं ये चीज आपको बता चुकी हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हमारे पास में इंटरमीडिएट्स को, कि भाई इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, बता दीजिए भाई, व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इंटरमीडिएट्स शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत कम देर के लिए होता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन में थोड़ी सी देर के लिए कोई स्पीशीज बना और उस रिएक्शन के खत्म होने से पहले वो स्पीशीज गायब भी हो गया। वापस सुनना, रिएक्शन में थोड़ी सी देर के लिए कोई स्पीशीज बना और रिएक्शन खत्म होने से पहले वो स्पीशीज आपका गायब भी हो गया, तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं मैम? ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट्स कैसे होते हैं मैम? जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं। कैसे होते हैं मैम? जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं ये सारे के सारे शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं, रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो कितने प्रकार के इंटरमीडिएट होते हैं मैम? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट होते हैं। जैसे जैसे कि मैम आपका पहला इंटरमीडिएट हो जाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटाइन मतलब क्या मैम? अगर आप कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो तो वो बन जाता है कार्बोकेटाइन। उसके अलावा दूसरा इंटरमीडिएट क्या हो सकता है? दूसरा इंटरमीडिएट आपके पास हो सकता है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मतलब क्या मैम? अगर कार्बन के ऊपर हम निगेटिव चार्ज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अगर कार्बन के ऊपर मैम हम निगेटिव चार्ज लगा देंगे तो वो कार्बेनाइन बन जाएगा। नेक्स्ट होता है मैम हमारे पास में फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्या होता है? फ्री रेडिकल। जैसे कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा दिया, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो डिफरेंस समझो, जब हम कार्बन के ऊपर ऐसे दो डॉट रखते हैं तो इन दो डॉट का मतलब होता है हमने एक लोन पेयर लगा दिया है। जैसे हमारे जूते, हमारे शूज, एक पेयर में दो जूते होते हैं, सिमिलरली एक लोन पेयर में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है हमने कार्बन पे एक लोन पेयर लगा रखा है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि हमने कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है, और जब कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा होता है तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अभी तो केवल यही तीनों इंटरमीडिएट्स आपके काम के हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है, एक इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है और एक इंटरमीडिएट बेंजाइन भी होता है। ये तब आते हैं सारे के सारे जब आप एमएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, या फिर आप अपने मास्टर्स में हो या फिर जेई में, तो वहां पे इस तरीके से थोड़ा बहुत पूछा जाता है। नहीं तो ज्यादातर जिसके बारे में पूछा जाता है वो है ये तीनों इंटरमीडिएट्स। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज कार्बेनाइन, एंड कार्बन के ऊपर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फ्री रेडिकल। अब हमारे पास यहाँ पे हमने जरूरत पड़ी थी इसकी, यहाँ पे जरूरत पड़ी थी। अब देखो ये स्पीशीज क्या है मैम? यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, यानी ये कौन सा सिस्टम है मैम? ये कार्बोकेटाइन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये मैम? ये कार्बोकेटाइनिक सिस्टम है। अब हमें देखना है कार्बोकेटाइनिक सिस्टम। अब ये रहा हमारे पास सिस्टम, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ध्यान से समझना, ये है सिस्टम, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच। डायरेक्टली अटैच का मतलब क्या होता है? समझ में आया? नहीं आया होगा तो देखो मैं फिर से समझाती हूँ। मान लो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, अब आप लोगों में से कोई एक बच्चा यहाँ पर मेरे जस्ट बिल्कुल पास में आकर के खड़ा हो जाए। आप लोगों में से सपोज कर लो कि आप मेरे पास जस्ट यहाँ पर आकर खड़े हो और मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, ऐसे मैंने ऐसे करके आपका हाथ पकड़ लिया, आप यहाँ पर मेरे पास में खड़े हुए हो, है ना? अब मैंने जैसे ही आपका हाथ पकड़ा, अब हम दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच हो गए हैं। कैसे अटैच है? डायरेक्टली अटैच। अब मैं यही आपका हाथ छोड़ दूं और आपको थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दूं, तब डायरेक्टली अटैच होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बीच में एक स्पेस आ जाएगा। अभी अगर मैं तुम्हारा ऐसे करके हाथ पकड़ लूं तो हम दोनों कैसे हो जाएंगे? डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास था सिस्टम। अब इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, इस कार्बन को बेटा हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। वापस से समझो, वापस से समझो। मैं यहाँ पर हूं, आप मेरे जस्ट बिल्कुल पास में यहाँ पे खड़े हो, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, ठीक है? तो हम दोनों डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ तो कार्बोकेटाइन यानी वेकेंट ऑर्बिटल,
खाली ऑर्बिटल, ये रहा खाली ऑर्बिटल। अब खाली ऑर्बिटल में ये रहा हमारे पास में मैम सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कराएं, ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। कहां पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इन वेकेंट ऑर्बिटल। कहां हो रहा है मैम, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। डन। अब यहाँ पर क्या हुआ मैम, वेकेंट ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो यही तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। क्या लिखा है मैंने ऊपर, सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया मैम, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हुआ। किस सिस्टम में हुआ मैम, कार्बोकेटायनिक सिस्टम में हुआ। किस सिस्टम में हुआ मैम, एक सिस्टम था कार्बोकेटायन, उस सिस्टम में हमारे पास ये डीलोकेलाइजेशन हुआ। चलो बढ़िया। अब मैं एक और सिस्टम आपको बता देती हूँ, अभी हम मैं एक और सिस्टम के बारे में डील करती हूँ। मान लो हमें एल्कीन दिया हुआ है, मान लो हमें ये सिस्टम दिया हुआ है, वो एक एल्कीन है। अब इस एल्कीन को अगर मैं ऐसे हाईलाइट करना चाहूँ तो देखो भाई, ये हाईलाइट कर दिया हमने। ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ये एल्कीन सिस्टम है। सिस्टम समझना, सिस्टम पहले वाला था हमारे पास कार्बोकेटाइन और दूसरा वाला सिस्टम क्या था, एल्कीन। अब सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा, अब ध्यान से बात समझना, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा वो क्या होगा, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। दैट मींस इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन कैसा हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा कार्बन। इसी अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कैसा होगा, ये हो जाएगा मैम हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन। है ना, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है मैम, यहाँ पर देखिए पाई ऑर्बिटल है, यानी यहाँ पर सॉरी पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो यहाँ ऑर्बिटल कैसा होगा मैम, यहाँ वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। पाई स्टार क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पर वेकेंट पाई बॉन्ड हमारे पास था। तो सिग्मा बॉन्ड, ये देखो ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन पाई स्टार ऑर्बिटल में हो रहा है। वापस देखना, ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड और इस सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है पाई स्टार ऑर्बिटल में। वही बात आ गई ना, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन इन पाई स्टार ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में, पाई स्टार ऑर्बिटल में हमारा सिग्मा बॉन्ड का जो हो रहा है वो डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे एकदम आराम से हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम में हो गया, पहले तो कार्बोकेटाइन में हो गया, दूसरा एल्कीन सिस्टम में हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक और सिस्टम की बात करूं, अब अगर हम एक और सिस्टम की बात करेंगे तो देखो वो सिस्टम कैसा होगा। अब जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो एक हमारे पास, हमने सिर्फ एक ही डॉट रखा है। और बताओ जरा एक डॉट का क्या मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो डॉट्स आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, लोन पेयर होता है। अगर सिंगल डॉट आ रहा है यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, रेडिकल। दैट मींस ये क्या गिवन है मैम, ये हमें रेडिकल सिस्टम गिवन है। ये सिस्टम कैसा गिवन है, ये सिस्टम रेडिकल गिवन है। हमने सेम वही कार्बन और हाइड्रोजन लगा दिया, तो सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है। और सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन कैसा होता है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है हमारे पास में अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसका डीलोकेलाइजेशन कैसा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। अगर रेडिकल के लिए आपको डीलोकेलाइजेशन करना है, देखो अगर रेडिकल है, लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई खाली रेडिकल है, रेडिकल तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक इसको एक और रेडिकल ना मिल जाए। अगर ये हमने खाली एक रेडिकल बनाया था तो ये तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक इसको कोई और रेडिकल ना मिल जाए। तो रेडिकल कैसे मिलेगा, लेट अस सपोज एक बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड कैसे बना होता है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर इस बॉन्ड का हमने होमोलिटिक क्लीवेज करवा दिया तो क्या बन जाएगा मैम, हमें अलग अलग रेडिकल्स मिल जाएंगे। डन, अलग अलग रेडिकल्स मिल जाएंगे। और लेट अस सपोज ये हमें क्या मिल गया, हमें अलग अलग रेडिकल्स मिल गए। अब जब दो अलग अलग रेडिकल्स मिलते हैं तो वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज है, जब दो अलग अलग रेडिकल्स मिलते हैं तो आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले तो ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ब्रेक हो जाएगा, पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके रेडिकल बनेगा और फिर ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके रिएक्शन कर लेंगे।
क्या हो जाएगा मैम, कंबाइन होंगे, कंबाइन होके हमारे पास रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन दिखा देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन में तुम्हें सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान देना होगा वो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। देखो सवाल ऐसे आते हैं कि कंपाउंड दे देगा, कंपाउंड में पूछ लेगा बताओ कितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आने चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना देखते हैं यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ध्यान से समझना। सिस्टम के डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम से डायरेक्टली अटैच होने वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब इसी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना है मैम, हमें कैलकुलेशन करनी है अल्फा हाइड्रोजन की। इसी को हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोल दो, या इसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। It can also be known as hyperconjugating structure. हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के नाम से भी सवाल पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के नाम से आ जाए या अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन के नाम से आ जाए, आप लोग इन सारी चीजों को बता देंगे बहुत इजीली। सबसे पहले तो इसका पॉइंट ये वाला लिखिए कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला इसका पॉइंट आएगा कि इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये मैम? ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो रेजोनेंस में मैंने पहली बार आपको इस शब्द का यूज करके दिखाया था। क्या पढ़ा था रेजोनेंस में? हमने रेजोनेंस में सबसे पहले पढ़ा था कि मैम रेजोनेंस जो होता है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता था, जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता था, वो कैसा होता था? वो एक रियल कॉन्सेप्ट होता था। सिमिलरली जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है या हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्या हो जाने वाला है? ये कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाने वाला है। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज की ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे इंडक्टिव भी परमानेंट था, मेसोमेरिक भी परमानेंट था, रेजोनेंस भी परमानेंट था, सिमिलरली ये वाला इफेक्ट भी आपका एक परमानेंट इफेक्ट ही होता है। डन? तो ये कैसा इफेक्ट हो गया मैम? ये वाला भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो कैसा सा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी मैम एक परमानेंट इफेक्ट होता है।